यहाँ पर एमआईएम और आपकी पार्टी फिर से इत्याद हो सकता है आपका? का वो बिल में का सांप नहीं मरेगा, हम वो बिल में हाथ नहीं डालें। कौन है सांप, बड़ा या छोटा सांप? बिल में डसा है, नहीं, सांप कौन सा है वहां पर उसमें? बिल में डसा है ना। वो कोशिश आज तक कामयाब नहीं हुई। तो आपके पास ये जो पिछले इलेक्शन की आपने मिसाल दी है वो एक आध मिसाल हो सकती है, लेकिन आप आज किस सोच को लेकर के आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये दोनों एक जगह आ सकते हैं, तबकि जबकि आपके साथ रही पार्टी एमआईएम आज आपसे दूर है? बंजर जमीन में एक पेड़ लगाया था आपने, उसको फल लगे और फल के चक्कर में आप और एमआईएम दूर दूर हो गए। इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं आप, जो भी है उसका हुआ, लेकिन आज कहाँ आप मित्र पक्ष है ही नहीं आप। एमआईएम दावा करती है कि मुसलमान उनके साथ है, बहुजन उनके साथ है। आप दावा करते हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एक जगह आ जाए। ये आप लोगों की कोशिश की वजह से बीजेपी जैसी फिरकावार जो पार्टी है उसको डायरेक्ट फायदा होता है। इस बात को, ये बात सही है? औरंगाबाद में ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि कोई मुस्लिम एमपी चुन के आएगा। वो ऐसी कोशिश है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इल्जाम लगता है और कहीं ना कहीं आप पर भी इल्जाम लगता है। आप भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सीट की बात नहीं, आम मीठा निकला नहीं एक बार जो आपने चुना था वो आम मीठा था, खाने वाली की नीयत खराब थी, उसने दूसरों को आम नहीं मिलने दिए। आदाब है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं जनाब फारूक अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के वो स्पोक पर्सन हैं और फिलहाल महाराष्ट्र में वो शहर शहर घूमकर इस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आज औरंगाबाद शहर में थे, इत्तेफाक से आज उनसे हम मुलाकात करें, उन्होंने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आज के जो हालात है, जो मुल्क के हालात है, जहाँ नफ़रतों की सियासत चल रही है, जहाँ पर जो बड़ी पार्टी है वो नफ़रतें परोस रही है, बांट रही है दिन ब दिन नए नए तरीक़ों से, वहाँ पर आपकी नज़र में जो स्टेट की पार्टी रहती है, रीजनल जो पार्टी रहती है, उसकी अहमियत क्या है? आपके तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले तो आदाब अर्ज़ करता हूं और आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। याया भाई की जो सहाफ़त में जो खिदमतें रही है उसका एक बहुत अच्छा निचोड़ इस प्रोग्राम के ज़रिए खुसूसी मुलाकातों का आपने शुरू किया है, इस बात की पहले तो मुबारकबाद। याया भाई, आपने अभी बताया कि मुल्क के जो हालात हैं वो नफ़रत की और फिसाद की सियासत को बढ़ावा देने वाले हैं। अब सवाल ये है कि आपने जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जिसका जिक्र किया है, अब असल सवाल तो यही है कि जो पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन कैसे गई? जो सबसे बड़ी पार्टियां थी जिनके साथ में इस मुल्क का सेक्युलर हिंदू भी था, इस मुल्क का प्रोग्रेसिव एससी भी था, इस मुल्क का मुसलमान जिसके साथ ताकत से तब से जुड़ा हुआ था, उन पार्टियों ने नफ़रत की सियासत को बढ़ने कैसे दिया? उसकी जड़ यह है कि एक ऐसा मुझे लगता है कि थोड़े सा तारीख़ में अगर हम जाएंगे तो आपको पता है कि शरीयत में मदाखलत का जो मामला शाहबानों का आया था वो एक मोड़ था। उस मोड़ को मुसलमान सही तरीके से सेक्युलर जमातें और सेक्युलर पार्टियां टैकल नहीं कर पाई। हुआ ये कि हमको शाहबानों के एहतजाज का फल तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि पोटगी तो तभी 2 साल के बाद लागू भी हो गई, लेकिन उस एहतजाज को मौका बनाकर जिन पार्टियों ने हिंदुत्व की बात की थी उसको उस वक्त की सेक्युलर पार्टियों ने साफ तरीके से उसको हैंडल करने में उनकी नाकामयाबी हुई। और उन्होंने जो तरीके से कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने मंदिर और मस्जिद का जो मामला था, अयोध्या का ताला तोड़ दिया और वहाँ पर जो शिलान्यास किया, वो टर्निंग पॉइंट है इस सियासत का। यानी हम इसको बीजेपी को जितना क्लेम करते हैं उतना इस मुल्क की बड़ी सेक्युलर जमात जो रही है उसकी भी उतनी हिस्सेदारी इसमें शामिल है, पहल है उनकी। और उनकी पहल को फिर शिलान्यास से लेके बाबरी की शहादत तक का मंजर जो है वो पूरे मुल्क ने देखा है। तो मुझे ये लगता है कि उस वक्त में एक बंटवारा यह था कि कौन हिंदू की बाजू में रहेगा, कौन हिंदुत्व की बाजू में रहेगा। और हिंदू और हिंदुत्व की कंपटीशन में जो सेक्युलर जमातें थी वो पिछड़ गई और वो कांग्रेस से टूटती गई। मुसलमान अगर छोड़ दें तो बाकी कोई भी कम्युनिटी और मुसलमान भी दीगर रियासतों के अंदर कांग्रेस के साथ जोड़ा नहीं रहा है। आप देखिए कहाँ पर भी पश्चिम बंगाल के जैसे और साउथ के अगर छोड़ भी दें तो नॉर्थ में जहाँ यूपी की सबसे बड़ी ताकत थी, यूपी में आज तक बाबरी शहीद के बाद में
तो वो हुकूमत में तो छोड़ो, उनको अच्छे नंबर नहीं मिले। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो उन्होंने प्रचार किया था उसके बाद, शाहबानों के बाद, कि नर्म हिंदुत्व को लेकर चलना ताकि हिंदू लोग नाराज ना हो, उनके वोट खराब ना हो, ये एक पॉलिसी रही है उसकी। लेकिन आज जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, लोग कह रहे हैं कि अगर आज डेमोक्रेसी को चाहने वाले लोग, मुल्क को चाहने वाले लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन ताकतों से नहीं लड़ेंगे तो ये बिखराव और बढ़ता जाएगा। तो आप जैसी जो सियासी जमातें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? अब ये मैं उसी बात की तरफ आने वाला था कि रीजनल पार्टियों की तरफ लोग क्यों गए, क्योंकि उनको सेंट्रल में, नेशनल में कोई पार्टी नहीं लगी कि जो सेक्युलरिज्म के बेस पे काम कर रही है। आज सेक्युलर वोटर नहीं है क्या, तो है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को सेक्युलरिज्म बचाने की एक जो जिद है, वो जिद सही तरीके से पूरी हो रही है क्या? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी जैसी जो पार्टियां सेक्युलरिज्म का दम भरती है, वो सेक्युलर वैल्यू से भटक गई है और हम उनके साथ जुड़ के रह गए, इसलिए हम अलहदा होते जा रहे हैं। लेकिन जो हिंदू आज भी सेक्युलरिज्म चाहता है, जो ओबीसी आज भी सेक्युलर सोच रखना चाहता है, उनको कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब विकल्प मिलता है, जिन जिन राज्यों में मिला है, लोग वहाँ गए हैं। मुझे नांदेड़ का एक मिसाल, औरंगाबाद की एक मिसाल जो है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा गाइडलाइन है। वो मिसाल यह है कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम पार्टी को, जिसको रजाकारों की पार्टी कहा जाता था, एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिनको वो हुकूमत में आने से रोकते हैं, एक ऐसे मुस्लिम पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को औरंगाबाद के अंदर सेक्युलर हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने वोट दिया कि नहीं दिया? दिया है ना, क्योंकि यहाँ मुसलमान, एससी और सेक्युलर ओबीसी अगर इकट्ठा आ जाएंगे, हम एक विकल्प बन सकते हैं। लेकिन आज हम सवाल ये है कि मुसलमान उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो सेक्युलर वैल्यू के साथ नहीं है, और जो सेक्युलर वैल्यू का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर मुसलमान एससी एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ओबीसी भी उससे जुड़ सकता है। ये औरंगाबाद की मिसाल। ये आपकी जो, आप मुसलमान एससी एक हो जाएंगे, ये कोशिशें कई ज़माने से चल रही है। हमारे पास बॉम्बे में एक हुआ करते थे डॉन, वह भी यहाँ पर आके उन्होंने एक पार्टी, हाजी मस्तान साहब, उन्होंने भी यहाँ पर आके इस तरह की कोशिश किए थे, जोगिंदर कवाड़े वगैरह उनके साथ शायद थे। वो कोशिश आज तक कामयाब नहीं हुई। तो आज क्या बेस है आपके पास? ये जो पिछले इलेक्शन की आपने मिसाल दी है, वो एक आध मिसाल हो सकती है, लेकिन आप आज किस सोच को लेकर के आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये दोनों एक जगह आ सकते हैं, जबकि आपके साथ रही पार्टी MIM आज आपसे दूर है? देखिए, सवाल अब पार्टी का नहीं है, सवाल है दो समाज का। जो दो समाजों के लिए, एससी समाज और मुसलमान समाज ऐसे हैं जो इस संविधान से, इस दस्तूर से मोहब्बत करते हैं, और इनकी जिद है कि इस मुल्क का संविधान, डेमोक्रेसी टिकनी चाहिए, और ये दो एक हो गए तो ओबीसी साथ आता है। आपने कहा हाजी मस्तान साहब के दौर से कोशिशें की गई थी ये दो कम्युनिटी को एक करने की। बंजर ज़मीन पे पहली कोशिश में फसल नहीं आती है, यह सब, और साइंस का कोई तजुर्बा पहली कोशिश में कामयाब नहीं होता है, कई तजुर्बे करने पड़ते हैं। और वो मुसलसल तजुर्बों के बाद जहाँ मुसलमानों का, एससी का इत्तेहाद हुआ, वहाँ पर कामयाबी मिली। औरंगाबाद एक एक्सेप्शन नहीं है। आप नांदेड़ में करो, मुंबई में करो, अगर एससी मुसलमान जब एक हो जाएगा ना, ओबीसी कतार लगा के तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आप एक होते नहीं हैं। तो ये तो जिद है। सॉरी, बंजर जमीन में एक पेड़ लगाया था हमने, उसको फल लगे, और फल के चक्कर में आप और MIM दूर दूर हो गए। नहीं, फल की इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं आप, जो भी है उसका हुआ, लेकिन आज कहाँ आप मित्र पक्ष है ही नहीं आप। देखिए, हम वही आपको कह रहे हैं कि सवाल फल का और झाड़ का है नहीं। सुनिए ना, सवाल सियासत में फली का होता है साहब। हम आपको क्या कह रहे हैं कि जो माली है, जिस माली को सबसे पहले मीठे फल चखने का मौका मिला, उस माली ने ही अपने बाकी के फलों को सड़ा दिया। सवाल यह है कि झाड़ बेचारा आज भी फल देने तैयार है, लेकिन जो माली था, जिसको पहला फायदा मिल गया था फल चखने का, उसने अपन चख लिए और बाकी कोई फल नहीं चखना बोलकर पूरे फलों को सड़ा दिए। हम ये कह रहे हैं कि कोई एक माली पे क्यों डिपेंड रहे भाई? हम दो समाज एक क्यों नहीं हो सकते हैं? और आज भी एक पार्टी दूर हुई है, खुद होकर दूर हुई है, उन्होंने खुद लेटर निकाल के दूर गए, हमने तो इत्तेहाद नहीं तोड़ा। और हमारी ये कोशिश, शायद हमारी ये गलती भी हुई कि हमने सियासी जमात को एक समाज की नुमाइंदा समझ लिया, जबकि हमको अब उसके बाद से हमने ठोकर लगने के बाद हम
जब सुधर के काम कर रहे हैं तो हम पूरे कौम के साथ दोस्ती कर रहे हैं, समाज और समाजी संगठनों को साथ ले रहे हैं और पूरे मुस्लिम आवाम को साथ ले रहे हैं। आप देखिए हमारे औरंगाबाद के अंदर आपको कई मुस्लिम चेहरों की लीडरशिप नज़र आएगी, पूरे महाराष्ट्र में नज़र आएगी। इवन जो वंचित बहुजन आघाड़ी साल भर में अगर 20 एक्टिविटी करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कम 8 या 10 एक्टिविटी वो मुसलमानों के मामलों पे आवाज़ उठाने का भी कर रही है ना। तो हमको लगता है कि हम कौम का काम कर रहे हैं और हमारी नीयत साफ़ है, तो इंशाअल्लाह कौम को भी हमारी नीयत से एक बार वो बेदार होगा और अल्लाह ऐसे असबाब बनाएगा कि मुसलमान साथ आएंगे हमारे। एमआईएम दावा करती है कि मुसलमान उनके साथ है, बहुजन उनके साथ है। आप दावा करते हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एक जगह आ जाए। ये आप लोगों की कोशिश की वजह से बीजेपी जैसी फिरका वाराना पार्टी, जो फिरका पर जो पार्टी है, उसको डायरेक्ट फायदा होता है। ये बात सही है? बिखरेंगे अगर तो फिर दिगर पार्टियों को फ़ायदा नुकसान तो होता रहेगा, मुत्तहिद होंगे तो फ़ायदा हमको होता है। ये जो औरंगाबाद में ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि कोई मुस्लिम एमपी चुन के आएगा, जो औरंगाबाद में ख्वाब में नहीं सोच रहे हैं कि कॉरपोरेशन में हमारी सत्ता आएगी, इंशाल्लाह तब एमपी भी हमने इत्तेहाद से लाया था और इंशाल्लाह कॉरपोरेशन की सत्ता भी इत्तेहाद से ही आ सकती है, बिना इत्तेहाद के नहीं। इस तरह से आपकी कोशिशें हैं, जो ऐसी कोशिशें जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इल्ज़ाम लगता है और कहीं ना कहीं आप पर भी इल्ज़ाम लगता है। आप भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अभी जब कौम को कोई मुसीबत आती है, कोई मसला आता है और जिनको हमको बी टीम बोला जाता है, तो ये 1.5 करोड़ के महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना चाहिए कि पिछले 25 सालों से इन सेक्युलर पार्टियों ने जहां 90% मुसलमान वोट देते हैं, 1.5 करोड़ आबादी का एक भी एमपी पार्लियामेंट में नहीं था। यही बी टीम की पार्टियों ने मिलकर एक मुसलमानों का एक एमपी आपने दिया सर, लेकिन 50 सीट गिरा दी। नहीं देखिए बिहार में क्या हुआ? मुझे क्या लगता है कि देखिए आपको हम ये कह रहे हैं कि हम जब आम खरीदते हैं तो एक ही मसला देखते हैं, एक ही आम टेस्ट करते हैं और हम टोकरी खरीदते हैं। हमने औरंगाबाद की सीट हमारे लिए वो आम है, वो मसला है जो हम उनको बता रहे हैं मिसाल के तौर पे। ये मिसाली आम है, आप देख लो हमारे टोकरी का एक फल खा के मीठा है, अब पूरी टोकरी के साथ आ जाओ तो इसमें हम एक सीट की बात नहीं। आम मीठा निकला नहीं? एक वाला जो आपने चुना था वो आम मीठा था, खाने वाली की नीयत ख़राब थी, उसने दूसरों को आम नहीं मिलने दिए, बाकी आम की टोकरी को उन्होंने सड़ा दिया। आम मीठा है और आज भी अगर हम इतिहास से लेंगे तो आम मीठे हैं। और आपको हम यही कह रहे हैं कि देखिए हम अब ये जो जमातों की आप बात कर रहे थे, बीजेपी को फ़ायदा, यूपी का आप एनालिसिस कीजिए, बिहार का एनालिसिस कीजिए, पश्चिम बंगाल का एनालिसिस कीजिए। जो सेक्युलरिज्म का दम भरते हैं, ये कांग्रेस वहाँ की मेजॉरिटी सेक्युलर पार्टियों के खिलाफ ही थी ना, वहाँ पर बीजेपी की मदद इन्होंने की ना। अगर बिहार में 10 सीट भी कम लेती कांग्रेस तो शायद वहाँ पर लालू यादव की पार्टी की सत्ता आती, ना कि बीजेपी की आती। एमआईएम अगर 25 सीट पर लड़ती नहीं तो आ जाती थी आराम से। नहीं देखो, मैं एक बात, हर पार्टी का अपना, लेकिन हम एक बात आपको साफ कह रहे हैं, वंचित कभी अकेले नहीं लड़ना चाहती है, वंचित कभी एक कौम की पार्टी नहीं बनना। अच्छा, भविष्य में जो इलेक्शन होने वाले, एक कौम की पार्टी नहीं रहना चाहिए ना। भविष्य में जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी कारपोरेशन के वगैरह, तो यहाँ पर एमआईएम और आपकी पार्टी फिर से इत्तेहाद हो सकता है आपका? देखिए अभी एक जावेद कुरैशी साहब ने हमको एक अच्छी हदीस याद दिलाई कि एक सच्चा मोमिन एक बिल से दूसरी बार डसा नहीं जाता। तो फिर जब तक वो बिल में का सांप नहीं मरेगा, हम वो बिल में हाथ नहीं डालेंगे। कौन है सांप, बड़ा या छोटा सांप? बिल में डसा है। नहीं, सांप कौन सा है वहाँ पे? उसमें बिल में डसा है ना, तो अब हम तो चाहते हैं कि बिना सांप की बिल रहे, लेकिन बिल में जो सांप ने डसा है आपको मालूम है, और वो सांप जब तक वो बिल में है हाथ डाल के फायदा नहीं है। फिर कैसा क्या मुमकिन है? क्योंकि सुनिए ना, एक फिक्स मतलब लोग है, वोटर्स जो है, एक तादाद उनकी फिक्स है, वो चाहे बहुजन होने दो या मुस्लिम होने दो। वहाँ पर आप जब दोनों जाएंगे तो फिर किस तरह डिवाइडेशन होगा उसका? देखिए आवाम बहुत बेदार है। सुनिए साहब मेरी बात, ये औरंगाबाद के अंदर सॉरी सर, सुनिए ना सर, सुनिए ना, आपकी और सुनिए मैं आप बोल रहे हो आवाम बेदार है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर हमारे जो छोटे छोटे महल्ले हैं, जो गरीब महल्ले हैं, जहाँ जो गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पर इलेक्शन के दिन जो कुछ होता है उससे आप बाखूबी वाकिफ़ है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। वहाँ पर आखिरी वक्त जहाँ वोट देने जाता है तब क्या होता है, वो ताकत आपके पास है तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। नहीं, ये भी चीज़ नहीं है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है,
सब कुछ नहीं है। आपको मैं दोनों भी कुछ ही देखकर नजर में आया सर। मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जो सरमाया पार्टियां हैं वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा पैसा हम पिछड़ी बस्तियों में और मुस्लिम बस्तियों में हमको बांटना पड़ता है, क्योंकि ये बस्तियों में ज़्यादा पैसा चलता है, ऐसा सरमाया सियासतदार कहते हैं। यही बस्तियों के अंदर पैसे लेकर नहीं, पैसे देकर वोटिंग भी होती है। ये भी आपके औरंगाबाद के शहर में देखा है आपने? हर जगह होता है। नहीं, बिना पैसा लिए नहीं थे। यहाँ के पिछड़ी बस्तियों में मुस्लिम बस्तियों ने पैसा लिया नहीं था वोटिंग के लिए, अपने जेब का पैसा लगाकर खर्च करके कैंपेन करके वोट दिया है। चाहे वो लोकसभा का मामला रहे या फिर आप औरंगाबाद ही नहीं, आप महाराष्ट्र भर में देखिए, वंचित को जो 45 लाख वोट मिले, ये वोटर को पैसा दे के नहीं लाया है साहब। आवाम के अंदर मैं यही आपको बात समझाने जा रहा हूँ कि 2013 के पहले औरंगाबाद में मजलिस भी नहीं थी। यहाँ के भी कांग्रेस को भी मुसलमानों ने साथ दिया था। कांग्रेस ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, उनको छोड़ दिया। एनसीपी को साथ दिया, उसने डेवलपमेंट नहीं किया, उनको छोड़ दिया। जो एक अच्छा फिगर बन सकता है, जो एक अच्छे नंबर ला सकता है, वो एक इत्तेहाद ला सकता है। ये औरंगाबाद की आवाम बहुत अच्छे से जानती है। और औरंगाबाद की आवाम को वो इत्तेहाद फिर चाहिए, वो पार्टियों की सूरत में आए या समाज की सूरत में आए। और हम यही आपको बात कह रहे हैं कि हम अकेले समाज के दम पर सियासत नहीं कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की कंटिन्यूअसली कोशिश है कि ओबीसी और मुसलमान जब तक वंचित घटकों के साथ नहीं आएंगे, हम कोई सियासत में, कोई इलेक्शन में जीत नहीं सकते। यही बेदारी लाने के लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेदारी आ रही है ना साहब। आज बताइए कि हमारे एहतजाज के अंदर, और आपके औरंगाबाद की भी मिसाल लीजिए, महाराष्ट्र में भी मिसाल लीजिए, आज मुसलमानों की जो शमूलियत हो रही है, मुसलमान जिस तरीके से हमारी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। शाहीन बाग के कन्वीनर है आपके जलीस अहमद, अरे वो तो बंदा समाजी था। उनको जब समाज को पता चला कि ये दो समाज का इतिहास जरूरी है एनआरसी से निपटने के लिए भी और नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए, तो वैसे चेहरे जो समाजी थे वो सियासी बन रहे हैं, वो वंचित में आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि औरंगाबाद ही पहला मिसाली शहर रहेगा जहां वंचित और मुसलमान फिर से इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक नई मिसाल कायम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम अगर मुल्क के लेवल पर देखेंगे तो मुल्क से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आप भी इस बात को मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं खौफ है। और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उस तरफ से, उसके लिए जो तैयारी करना चाहिए या जिस तरह जवाब देना चाहिए, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज कहते हैं, उनके पास उस बात का जवाब आज तो नहीं है। एग्जैक्टली मेरे पास है। जी बताइए क्या जवाब। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपने कहा, ये बहुत अहम है। नाम नेहात सेक्युलर, सच्चे सेक्युलरिज्म से हमको परहेज नहीं है, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का ढोंग लेके मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने आ जाते हैं और 5 साल मुसलमानों के कोई इशू पे बात नहीं करते, ना एनआरसी पे बात करेंगे, ना रिजर्वेशन पे बात करेंगे, ना नुमाइंदगी बढ़ाने को लेके बात करेंगे। अरे वो जमातों के वो दोगले सेक्युलरों के साथ जाने में हम अपने खोखलापन आ गया है। अरे जिसकी ईमान की पुख्तगी होती है वो खौफ ज़्यादा नहीं होता है, उसका खौफ बेईमान लोगों के ऊपर होता है। हम ईमान वाले ईमान की पुख्तगी के साथ इंशाल्लाह, जब हम सबको पिछड़े तबकों को साथ, जो कि सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पिछड़े तबकों के साथ में रहो, मजलूमों के साथ रहो, इंशाल्लाह ये कौम अगर मजलूमों के साथ खड़े हो जाएगी मुत्तहिद होकर, तो हमारे कदमों में एक ऐसा दम आएगा कि हमारे कदमों की हलचल से जो बेईमान लोग होते हैं उनके दिलों को, वो उनके दिल दहल जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीर और अल्फाज का चुनाव आपके पास बहुत अच्छा है, और आपसे ज़्यादा अच्छा अवैसी साहब के पास है, तो तभी उन्होंने इतना जादू जो कर रखा है वो। जी जी जी। उनके हद तक हमको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काबिलियत और कौम की खिदमतें जो है, पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है, वो काबिल तारीफ़ है। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन इत्तेहाद, हमारा यही कहना है कि अकेले जाने से हम डेमोक्रेसी के नंबर नहीं हासिल कर सकते। उनको चाहिए जहाँ जाएं वो दिगर जमातों को, दिगर समाज को साथ अगर नहीं लेंगे तो फिर इसका फ़ायदा किसी को पहुँचेगा और उसके लिए फिर उनके ही माथे पे उसका शिकरा फूटेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे वंचित यहाँ कोशिश कर रही है, मुसलमानों के साथ हम जाना चाह रहे हैं। ओबीसी के लिए मुसलसल प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसी ख्याल, प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये जो धर्म संसद के जो बयानात है उस पर कोई स्टेटमेंट दिया है? देखिए, अपने महाराष्ट्र के अंदर आज सबसे बड़ा जो मसला ओबीसी का, ओबीसी में ये बेदारी प्रकाश अंबेडकर साहब ला रहे हैं। मैं धर्म संसद जो हुई वहाँ पर यूपी में, वहाँ से जो बयानात मुसलमानों के खिलाफ निकल कर आए हैं, तो आपके लीडर ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है? देखिए, मुझे एक बात लगती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो पोलराइजेशन का मामला है
उसके ऊपर सबसे कारगर तरीके से, सबसे बड़ी बात धर्म संसद क्यों हुई है, वो पोलराइजेशन करने के लिए हुई यूपी चुनाव की। और यूपी चुनाव पे प्रकाश अंबेडकर साहब ने साफ कहा है, कांग्रेस को भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी आज अपने आप को वहाँ पे दावेदार मान रही है, उसको स्टेज के ऊपर प्रकाश अंबेडकर साहब ने अखिलेश यादव को कहा कि मैं तुमको इशारा दे रहा हूं, जो साथ आना चाह रहे उनको साथ लो, तुम अकेले नहीं बदलाव ला सकते हो। तो वहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर एक अच्छा कारगर बयान दिया है। और यहाँ ओबीसी जो हिंदुत्व के बहकावे में गया है, उनको वापस लाने के लिए मुसलसल कोशिश आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब कर रहे हैं। अभी उनके जो बयान है आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आपके ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों ने नहीं छीना, तो मुसलमानों का एक गलत डर तुम्हारे अंदर बिठाया है और वो बिठाकर तुम्हारा रिजर्वेशन यही जमाते, यही पार्टियां छीन रही हैं। ये बेदारी लाने का जो काम कर रहे हैं, ओबीसी को वापस एक सेक्युलर लाइन पर लाकर मुसलमान और दलितों के साथ खड़ा करने का जो एक मुसलसल उनकी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी बचाने का यही एक फार्मूला है जिसको हम फॉलो करना चाहिए। डेमोक्रेसी बचाने का यही एक फार्मूला है कि आप स्टेटमेंट दे, अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करे, अच्छा बड़ा भाषण दे, चाहे ग्राउंड पर उसका असर हो या ना हो। ऐसी ही सियासी जमातें जो अपने आप को सेकुलर कहती है और आगे बढ़ती है, ये लोग ही शायद जो मेन स्ट्रीम में जो बड़ी पार्टियां हैं उसको ज़मीन तक लाने में कामयाब होंगे। इनकी ये सोच ही उन्हें ज़मीन पर नीचे देखने की सलाहियत पैदा करेंगे, मजबूर करेंगे नीचे देखने के लिए। इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। और सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बदगुमानी फैला दिया आखिरी में कि हम खाली भाषण करेंगे, ज़मीन पे होना हो ये देखिए। ज़मीन आप उन लोगों को ज़मीन पर जो चीज़ है जी, यही जो खड़े हुए हैं ना, ये सब लोगों का नाम पूछिए, ये कोई पार्टी के लोग नहीं है, पूछिए ये सारे के सारे लोग समाजी खिदमत में थे और ये सारे के सारे एससी हैं, ओबीसी हैं, मराठा है और मुसलमान हैं। ये आज हमारे पास आए हैं और आज हमसे जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? ये ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं, इसीलिए ज़मीन से जुड़े हुए लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। हम ज़मीन पर भी उतने ही हैं और तकरीरों में भी उतने ही हैं, हम कम नहीं है। खाली तकरीरें करके निकल जाना काम नहीं है, ज़मीन पर उतर। मेरी बात का मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग जब ज़मीन पे काम करेंगे तो वो बड़ी सियासी पार्टियों को भी ज़मीन पर आना पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये था। तो सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, जय भीम।